हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर 2 में हम लोग जानेंगे आवेश के बारे में। और आप सभी जानते भी होंगे कि हम लोग ये लेक्चर 1 में जो है इस पर हम लोग इतिहास भी जाने थे ना कि आवेश कहाँ से भाई इसकी कहानी शुरू हुई थी। जो विद्युत था यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसकी कहानी हम लोग पहुँचे थे कहाँ, इतिहास में, जिसमें उसमें थेल्स ऑफ मिलेट्स का नाम आया, विलियम गिलबर्ट्स भी आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन भी आए। तो उसके बाद अब हमारा ये जो हमारा लेक्चर 2 है, इस लेक्चर 2 में हमें जानना होगा आवेश के बारे में। क्योंकि पीछे जब हम लोग क्लास किए तो उसमें बात भी हमने किया कि अब हम लोग का मेन जो उद्देश्य होगा वो किस पर होगा भाई, आवेश के बारे में। क्योंकि हम लोग का चैप्टर क्या है, विद्युत, आवेश तथा क्षेत्र। तो भाई विद्युत के बारे में हम लोग पिछले क्लास जो लेक्चर 1 था वहाँ से हमने चर्चा कर लिया। अब भाई आवेश क्या है, तो इसी के लिए ये हमारे आज के क्लास होंगे। तो आप जान ही रहे हैं कि ये हमारे लेक्चर 2 होने वाला है। तो जो भी महान जी लोग लेक्चर 1 का क्लास नहीं किए हैं, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि उस क्लास को कीजिए, ताकि वहाँ से इसका कनेक्शन बढ़िया से समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक तरह से समझिए तो पार्ट 1 हुआ, ये पार्ट 2 है। अब कोई पार्ट 1 बढ़िया से नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन होगा। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग उसे देख पाएंगे। तो अब हम लोग शुरू करेंगे इस लेक्चर 2 को, और इसमें हम लोग जानेंगे आवेश के बारे में कि आवेश क्या है भाई। और एग्ज़ाम के लिए भी हो सकता है कि टॉपिक महत्वपूर्ण हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम परिभाषित करें विद्युत आवेश, या शॉर्टकट में इसे हम आवेश भी कह सकते हैं, और अंग्रेजी में इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए भाई, ये जो विद्युत आवेश है, अगर इससे पूछा जाए कि भाई तुम हो क्या, कोई व्यक्ति है, अगर इसे पूछा कि भाई बताओ विद्युत आवेश तुम क्या हो, तो क्या उत्तर दे रहा है? वो कुछ ऐसे कह रहा है कि किसी वस्तु का वह गुण, मतलब ये एक तरह का गुण है, गुण खाने वाला नहीं, गुण बताने वाला है कि नहीं। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अन्य आवेशित वस्तुओं को, ध्यान रखना है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण किसी अन्य आवेशित, माने दूसरे के बारे में बात कर रहा है, किसी दूसरे आवेशित वस्तुओं को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। किसके वजह से जी? तो गुण के वजह से। और ये जो गुण है वो किस में रहेगा, तो वस्तु में रहेगा। अब ये वस्तु क्या करेगी, किसी दूसरे आवेशित वस्तुओं को क्या कर रही है भाई, या तो उसे खींच रहा है या तो उसको भगा रहा है। एकदम सिंपल सा ये परिभाषा है कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के अंदर गुण है। जैसे मेरे मार्कर को ही ले लीजिए एग्जाम्पल में, ये एक वस्तु है, तो इसमें कुछ ऐसा गुण मिल जाए कि इस गुण से क्या हो भाई, किसी दूसरे, मान लीजिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये ले लीजिए दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो इस वस्तु को भी, और इनके बीच क्या हो रहा है भाई, या तो खिंचाव हो रहा है या तो भाग रहे हैं एक दूसरे से। तो ये जो कुछ भी होगा, इसके पीछे किसका कहानी रहेगी, तो वो रहेगा हमारा विद्युत आवेश का। अगर इस परिभाषा को समझने में थोड़ा सा भी तकलीफ हो रही है, तो इस बात को आप या में कुछ ऐसे भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल तो हम दोनों पर अच्छे से कर लेंगे, लेकिन हमको ये एक सिंपल परिभाषा लगा। आप अधिक तौर पर कहीं ना कहीं इसको भी सुनेंगे कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है। यही जो आ गया ना गुण के बारे में बात, ऊपर भी गुण की बात हुई, यहाँ भी गुण की बात हो रही है कि नहीं। तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जो क्या कर रहे भाई, ये कह रहा है कि विद्युत बल को अनुभव करता है। यानी यहाँ जो आकर्षण या जो प्रतिकर्षण हो रहा है ना, यहाँ कुछ अनुभव कर रहा था, और वो अनुभव क्या था, वो था हमारा विद्युत बल। या ये बल अनुभव भी करता है, और नहीं तो ये उत्पन्न भी कर सकता है। देखिए, एक वस्तु या तो भाई बल उत्पन्न भी कर दे या उसी का अनुभव भी कर ले। बड़ा अजीब है ना कहानी। परिभाषा तो लग रहा है भाई कि तनी सर अजीब तरीका से ही कह रहा है। दोनों में से जो आपको अच्छा से समझ में आ जाए वही बेहतर है।
और हमको लग रहा है कि इस वाले परिभाषा को याद रखते तो और ही बेहतर तरीक़ा से समझ जाएंगे। इसी पर एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं ताकि बातें हमें अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए यहाँ पर वस्तुओं को दिखाया गया है, जैसे आप ये देख सकते हैं 2 वस्तुएं हैं। एक यहाँ पर ये छड़ टाइप के पाइप टाइप का है, ये कोई हरा रंग का कपड़ा है यहाँ पर। तो ये 2 वस्तु हो गए। फिलहाल में अभी इन पर कोई आवेश का बातचीत नहीं हुआ, लेकिन आवेश इसके अंदर में सोया हुआ है चुपचाप मस्ती से। अब इनको जगाया जाएगा। तो जगाने का मतलब है आवेश उत्पन्न करने के बारे में, तो हम आगे पढ़ेंगे इसी क्लास में। अब हुआ क्या, लिखा है कि कांच की छड़ है, तो ये भाई कांच के छड़ हो गया। रेशम से रगड़ रहे, तो रेशम ये कपड़ा है रेशम का, ये समझ लीजिएगा कि ये रेशम का कपड़ा है, ठीक है ना। और ये भाई साहब कांच के छड़ हैं, तो इनको आपस में रबिंग कर रहे हैं, घर्षण करा रहे हैं। तो घर्षण कराने के बाद यहाँ देखिए, तो इसमें कुछ चार्ज उत्पन्न हो गए माइनस माइनस करके, इसमें कुछ चार्ज उत्पन्न हो गए प्लस प्लस करके। तो भाई साहब ये लोग कैसे एक दूसरे के साथ यहाँ आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच में वो था, इनके शरीर के अंदर वो लुकाया हुआ था। अब एक दूसरे पर अपना क्या किए, ये लोग जन्म लिए। ये भाई साहब कहें कि तुम उधर चले जाओ और तुम्हारे वाला जो भी पार्ट होगा मेरे पर आ जाए, या यहाँ पर अलग अलग मामला भी होगा। ऐसे बात नहीं है कि कौन किस में से कहाँ जाएगा, ये तो पदार्थ की प्रकृति से पता चलेगी, है ना। हम लोग आगे भी जानेंगे कि कैसे ये कहानी हो रहा है, कि कौन प्लस हो गया कौन माइनस हो गया। जो भी मन में डाउट आएगी हम कोशिश करेंगे इसको अपना उत्तर देते चलेंगे। तो अभी हम लोगों को बेसिकली तौर पे समझना है कि 2 पदार्थ को क्या किया गया, यहाँ पर आपस में रगड़ा गया, इनमें चार्ज हो गए। अब यही लोग क्या करेंगे आपस में, या तो अच्छा भाई ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों अलग अलग जाति के हैं, तो ये लोग आपस में क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। ये भाई साहब इनको खींचेगा, ये भाई साहब इनको खींचेंगे। तो यहाँ पे आकर्षण हुआ कि नहीं हुआ, एक गुण आया ना इनके अंदर। तो वह गुण ही तो बात कर रहे थे ना कि एक तरह की गुण है। क्या अभी यहाँ पर ये दोनों लोग एक दूसरे को खींचेंगे? नहीं। क्यों सर? क्योंकि अभी वो गुण नहीं आया है। वो गुण है कहाँ सर? तो इसी के अंदर लुकाया हुआ है। अब हे जी सर ये गुण आ गया है, अब ये लोग आपस में करेंगे क्या, आकर्षण करेंगे। हो सकता है अगर दोनों पे अलग अलग कोई पदार्थ रहे, दोनों पे अगर कहीं प्लस प्लस हो तो भाई भागेंगे एक दूसरे से। अगर दोनों पे माइनस माइनस हो, 2 अलग अलग पदार्थ ले लीजिए, और दोनों पे माइनस माइनस हो तो ये भी भागेगा। तो भाई साहब हमको ये समझ में आ गया कि दोनों पदार्थ ये जब इनके साथ रगड़ाया गया तो इनमें कुछ गुण आया, और ये गुण ही एक दूसरे के साथ आकर्षण करने लगे। ऐसा दैनिक जीवन में ये भी एग्जाम्पल है। कभी हम लोग बाल में रगड़ते थे ना कलम या कंघी, और कागज़ के टुकड़े को हम लोग क्या करते थे, खींचने लगते थे। तो वहाँ पर भी क्या हुआ, बाल रगड़ने से पहले कंघी इस टुकड़ा को नहीं खींचती है, लेकिन जैसे ही रगड़ा गया तो ये खींचने लगा। इसका मतलब कोई गुण आ गया है। तो परिभाषा तो फिट बैठ ही रहा है ना। ऊपर वाला जो परिभाषा हम लोग पढ़े अभी कि किसी वस्तु का वह गुण, माने गुण जो है कैसे आएगा क्यों आएगा, ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो किसी वस्तु का ध्यान रखना है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अन्य आवेशित वस्तुओं को, क्योंकि जौन एगो कपड़ा था एगो कांच था तो दूसरे के वो भी तो आवेशित था ना, तो उसको क्या करे, या तो खींचेगा अपनी ओर या तो भगाएगा। तो उसी गुण को हम नाम क्या दे दिए, विद्युत आवेश दे दिए। तो इस तरह से एक सिंपल सा इसका परिभाषा हुआ। हमको उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करते रहिएगा, हम कोशिश करेंगे उसके बारे में जवाब देने को। क्या तो यहाँ तक हमें लग रहा है उदाहरण भी हम लोग समझ गए। अब थोड़ा सा आवेश को हम आगे बढ़ाएं, और ध्यान रखिए कि आवेश जो है ये कहाँ रहता है। तो संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जो कुछ भी हम लोग अपने आँखों से देख रहे हैं, उन सब के अंदर है। क्यों सर जी? क्योंकि जो भी पदार्थ बने हुए हैं, ये पदार्थ कहीं ना कहीं क्या से बने, परमाणु से, केमिस्ट्री के तौर पे देखा जाए तो। और परमाणु के अंदर मौलिक कण क्या क्या है सर जी? तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन।
तो ये आवेश भाई साहब जो हैं ये क्या करते हैं, ये पदार्थ के अंदर ही तो मौजूद है, पदार्थ के ही अंदर तो ये गुण रहता है। अभी भी ध्यान देना है कि ये गुण कौन सा गुण है। हमारे इस संसार में दो तरह के गुण पता चलते हैं, एक होते हैं रासायनिक गुण होते हैं ना, एक रासायनिक गुण होते हैं, और एक क्या होते हैं, भौतिक गुण। तो अब हमको ये देखना है कि हम इसको किस में रखेंगे, क्या केमिस्ट्री के गुण में रखेंगे कि फिजिकल के गुण में रखेंगे। ये तो कमेंट आप लोग मारिएगा कि आवेश जो है किसी पदार्थ का रासायनिक गुण है कि भौतिक गुण है। अंदर ही है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि कौन गुण है, ये आप लोग के ऊपर छोड़ दिए। ठीक है, देखेंगे कौन भैया कमेंट कर रहे हैं। तो ये आवेश भाई साहब पदार्थ के अंदर ही रहता है, और पदार्थ बना है परमाणु से। तब परमाणु के कौन से कण पे रहता है ये, क्या इलेक्ट्रॉन पे रहता है कि प्रोटॉन पे कि न्यूट्रॉन पे। तो इस पे माइनस है, इस पर प्लस है, इस पे न्यूट्रल, कुछ नहीं है, तो इसको छोड़ ही दीजिए। तो आवेश ज़्यादातर इन्हीं दोनों कणों को क्या करता है, इन्हीं के गुणों को दिखाता है। पदार्थ के अंदर जो मौलिक कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उन्हीं के गुणों को कौन दर्शाता है, आवेश भाई साहब। तो ये छोटी सी एक जानकारी रही जो हमें अच्छा लगा होगा। और आवेश को Q से संकेत करेंगे। आवेश का जो सिंबल है वो क्या है, Q, या कहीं कहीं छोटा q भी लोग लिख देते हैं। तो ये अपना अपना विचार है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो और एक बात कि आवेश जो है ये एक अदिश राशि है। आवेश को अगर पूछा जाए कि आवेश सदिश है कि अदिश है, तो हम भाई साहब इसको किस घर में रखेंगे, अदिश में। अदिश राशि क्या कहता है कि जिसमें परिमाण हो, दिशा ना हो। तो ये भाई साहब इनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, केनहू से केनहू जा सकते हैं। हम लोग जैसा नहीं है कि पूरब से पश्चिम जाओ, नहीं, ये आवेश भाई साहब है, केनहू से घूम जाएंगे। ऐसे तो विद्युत धारा भी क्या है, अदिश राशि ही है। तो ये एक सिंपल जानकारी हुई जो कि अभी हम आवेश पे बात कर रहे थे। अब आवेश के पढ़ाई को और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ऐसा पढ़ना है कि एग्ज़ाम लेवल तक हम पहुँचे, ये ना होगी केवल कहानी ही कहते रह जाए, है कि नहीं। तो अब हम पहुँचते हैं कि आवेश का कुछ मात्रक पे चर्चा करें। और देखिए आवेश कैसे, तो कई तरह के मात्रक होते हैं। हम लोग महत्वपूर्ण बातों को पढ़ लेंगे। तो पहले हम आवेश का एक मात्रक जानेंगे जो एसआई मात्रक के अंतर्गत होगा ना। देखिए यहाँ नंबर 1 डाला गया है, ये हेडिंग है कि मात्रक जो होंगे, इसका मतलब एक ही नहीं है, एक से अधिक मात्रक है इसका। आवेश पर कई तरह के मात्रक बनते हैं। तो आवेश का जब जब एसआई मात्रक की बात करेगा तो उसका हम नाम देंगे कूलम। क्या नाम देंगे, कूलम। ये एक वैज्ञानिक का नाम है जो कि हम लोग को पढ़ना है, कूलम का नियम। तो वहाँ पर इन पर चर्चा करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि एसआई मात्रक जो भी हम कहेंगे आवेश का, वो क्या होने वाला है, उसका नाम है कूलम। ये एक मान होता है, एक वैल्यू होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का ये आवेश होता है। जो हमारे परमाणु के अंदर एगो इलेक्ट्रॉन होगा ना, इस एगो इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होंगे भैया कितने मापक होंगे कि मापेंगे ना उसको। अब हम मार्केट में जाएं और कहें ना कि मंडी में कहें कि आलू दीजिए, तो सामने वाला देहत कहेगा ये कैसे आलू मांग रहे हैं। अब कहेंगे 1 kg आलू दीजिए, जैसे ही केजी शब्द लगाएंगे तो माप के कुछ देगा। तो इसी तरह हम कहेंगे आवेश, तो समझ में नहीं आ रहा कितना आवेश, इतना कूलम आवेश, अच्छा मापना है इसको। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम आवेश होंगे सर, तो इतना आवेश होंगे। इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ माइनस भी दिखा सकते हैं। और जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही प्रोटॉन पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि परमाणु के जो मूल कण है उसी को तो दिखाता है। तो कुछ ऐसे कर सकते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बस चिन्ह का यहाँ फर्क है, मान जो है ये लोग का क्या है, वहीं वैल्यू यहाँ पर भी, वहीं वैल्यू यहाँ पर भी, लेकिन चिन्ह के चलते वैल्यू में बदलाव आ सकता है। तो हमसे ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन पूछी जाए कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश मौजूद होंगे, तो कुछ इतना। अब कभी कभी हम लोग का दिमाग उल्टा भी पूछता है कि सर अगर हमसे कोई पूछ दे कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हमको कोई 1 कूलम दे दिया और कहा कि बताओ, तो जैसे हम लोग से कोई पूछता है ना कि 1 मिनट में कितना सेकेंड
1 मिनट में कितना सेकेंड, तो हम बोलते हैं 60 सेकेंड। कौन पूछे बताओ तब 1 सेकेंड में कितना मिनट, उल्टा पूछ दिया दिमाग घुमवाने के लिए। बचपन में हम लोग ऐसे पूछते थे, तो वैसे ही हो सकता है कि एग्जामिनर पूछ दे। तो भाई 1 कूलम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब क्या 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितना कूलम के अंदर जी, 1 कूलम के अंदर। ये कैसे होते हैं, तो इनका भी अपना मैथमेटिकल कहानी है। यहाँ से अकेले करेंगे आप तो ये चले जाएंगे कहाँ, भागा में। मतलब ये एक मैथमेटिकल है, हम लोग इसको जानेंगे जब हम लोग मैथ के कहानी पढ़ेंगे। इसका आता है इसमें न्यूमेरिकल। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, तो वहाँ पर इस बात को हम अच्छा से बता देंगे कि इतना कैसे हो गया। आप जानते हैं तो बढ़िया बात है, जो नहीं जानते उनके लिए हम भाई मेहनत करना चाहेंगे ना, है कि नहीं। तो आवेश का एसआई मात्रक अगर हमसे कोई पूछ दे तो हम कितना बताएंगे सर जी, बोलिए। आवेश का एसआई मात्रक हमको कूलाम बताना होगा। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश हैं, तो 1.6 × 10⁻−19 कूलम। अगर 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कुछ इस तरह से। अब हम चलते हैं इसका एक अन्य मात्रक के तरफ। अन्य मात्रक इसका क्या है, तो कुछ यहाँ पर CGS के नाम से है। CGS ध्यान रखिएगा, CGS एसआई से ये छोटा मात्रक है। एसआई मात्रक जो है वो भाई बड़ा है, हीरो है ये। CGS ग्राम, अच्छा कौन था, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड था ना, फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़े हम लोग CGS, MKS, FPS। तो ये क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वाला है, तो ये छोटा है, ध्यान रखना है। तो विद्युत आवेश का CGS मात्रक कोई हमसे पूछे तो हम क्या कहेंगे, स्टेट कूलम। एक नया नाम आया, वहाँ कूलम, यहाँ पर नाम आया स्टेट कूलम। इसे संक्षेप में ESU कहते हैं, ESU। हमें लग रहा है इसको अगर हम ऐसे कहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। क्या सही बोल रहे हैं, देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसका अगर पूरा नाम हम देखें तो विद्युत आवेश का कोई CGS मात्रक हमसे पूछे तो हम कहेंगे क्या, स्टेट कूलम कहेंगे या ESU कह देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया मेरी बात, चलिए बहुत बढ़िया है। अब सर इसको हम ले जाएं पिछला वाला मात्रक के साथ तुलना करें। मान लीजिए कि किसी का हम 2 मात्रक जान रहे हैं, तो कोई पूछेगा कि अच्छा दोनों में संबंध बताइए तो कौन किसके तुलना में कितना होगा। तो भाई अब दोनों को कंपैरिजन करना पड़ेगा कि कूलम में इसमें अगर तुलना करें तो कुछ इस तरह का वैल्यू बनता है। यानी 1 कूलम के अंदर इतना स्टेट कूलम होंगे, इतना मैंने कितना, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम हो रहे हैं। माने अकेला एगो कूलम जो है इतना बड़ा है कि इसको बराबरी करने खातिर कितना लोग आएंगे, इतना, यानी 3 पर 9 गो जीरो, समझ रहे हैं ना। कुछ इस तरह से समझ लीजिए कितना बढ़िया है ये। अकेले एगो कूलम भाई साहब जब आएंगे तो स्टेट कूलम लोग कब आएंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। यानी मान लीजिए कि 30 अरब स्टेट कूलम आएंगे तो एगो कूलम के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे। इतना बड़ा है ये भैया। अब कोई पूछेगा कि सर अगर किसी ने फिर उल्टा पूछ दिया कि 1 स्टेट कूलम में कितने कूलम होते हैं, तो भैया अब तो यहाँ से करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो ये चला जाएगा बटा में और कुछ इस तरीका के बनेगा, 1/3 × 10⁻9 कूलम बनेगा। अब ये सब कैलकुलेशन है, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइएगा, कौन भारी काम नहीं है ना। तो इस पर भी हम कहेंगे तो चर्चा कर देंगे गहराई से। है क्या सर, अरे यहाँ से 1 को अकेले करेगा तो ये टोटल मान चला गया बटा में, अब भाई बटा में जाएगा तो ये ऊपर चला गया तो माइनस में हो गया है। तो हमें उम्मीद है कि ऐसे पूछे या इस तरह से पूछे, ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछ सकता है, अब हमको नहीं पता, हम नहीं जानते कि ये कैसे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, हमको इतना जानकारी है कि वैल्यू हमको याद रखना होगा कि 1 कूलम में कितना स्टेट कूलम होते हैं, 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम हो जाएंगे। अब वहाँ से चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से हम लोगों को लगा ये नई जानकारी। और
आवेश के जब मात्रक के चर्चा हो ही रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट चाहिए ना, और ये पॉइंट कहाँ के लिए है? एग्जाम पॉइंट के लिए है। ध्यान रखना है, यहाँ पॉइंटों से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव के। कभी कभी मेरी आवाज़ जो है ना, पता ही नहीं चल रहा है क्यों फंस जा रही है, बार बार इतना बोल रहे हैं इसीलिए क्या। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, देखिए हम लोग को क्या लग रहा था, हम लोगों को लग रहा था कि जो कूलम में ये बड़े है, तो ये भाई साहब बड़ा किससे था? ESU से बड़ा था। लेकिन इससे भी कौन हीरो है? वो है फैराडे। समझ रहे हैं ना? ई तो हीरो बनता था ESU के सामने, लेकिन इसका बड़का भैया कौन है? फैराडे है। वो यही तरह बड़े वो हीरो है। तो एक फैराडे के मारने के लिए कितना कूलम लोग आएंगे? 96,500 कूलम आएंगे। किसको मारने खातिर? एगो फैराडे को मारने के लिए। बाप रे बाप। तब तो इसको अगर ESU से पूछेंगे तब ESU भाई तुमको जाना होगा फैराडे के यहाँ लड़ने, तो कितना लेके जाओगे? कहे अरे मेरे बारे में गिनो मत, हम अकेले कूलम से लड़ने खातिर तो उतना लेके गए, आई बेचारा फैराडे से लड़ने खातिर पता ही नहीं चलेगा हम कितना लेके जाएंगे। बैठ के करते रहिए कैलकुलेशन, क्या मतलब है उतना। तो इस तरह से हमें समझ में आ गया कि एक फैराडे जो है 96,500 कूलम के बराबर होता है। यहाँ पर लिखा है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। याद आ रहा है फ्रैंकलिन? फ्रैंकलिन किनका नाम था? हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये वही है जो आवेश के बारे में बताया था ना कि 2 प्रकार के आवेश होता है। कब बताए थे याद है? 1700 से लेके 1750 था ना, उसी में हम लोग बात किए थे। तो एक फ्रैंकलिन जो है भैया, ये कितने कूलम के बराबर होंगे? तो कुछ इस तरह से मान आएगा, 3.33, कुछ और ही पॉइंट के पीछे हो सकता है। मतलब कह रहा है कि एक फ्रैंकलिन जो है 1 स्टेट कूलम के बराबर होता है। ध्यान रखिए, एक फ्रैंकलिन आवेश का एक छोटा मात्रक अगर कोई पूछे तो फ्रैंकलिन बताएंगे, या स्टेट कूलम भी बता सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। बड़ा कहेंगे तो हम कहेंगे फैराडे को, और छोटा कहेंगे तो फ्रैंकलिन को या स्टेट कूलम को कहेंगे। CGSA मात्रक को इनमें देखना होगा सर। इनमें देखना होगा कि कैसे हो गया। तो देख लीजिए, एक फ्रैंकलिन इतना के बराबर हुआ है तो कैसे हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 स्टेट कूलम में इतना कूलम। इस बात को यहाँ 1/3 से भागा देकर कुछ ऐसे कर दिया, दशमलव को चेंजिंग किया तो इतना वैल्यू आ गया। ये किसके वैल्यू के बराबर है सर जी? यहाँ देख लीजिए फ्रैंकलिन के। हाई जो है किसके बराबर है? फ्रैंकलिन। तो हम कह सकते हैं कि जो ESU है ये फ्रैंकलिन के क्या है? बराबर है। कह सकते हैं ना इस वैल्यू को देखते हुए, क्योंकि ये भी तो संबंध कूलम के साथ ही है। तो यहाँ कुछ गहराई से बातों को समझाई गई है। हमको उम्मीद है कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आवेश का मात्रक अभी तक जाने, क्या क्या पढ़ लिए। आवेश का कुछ जानकारी, आवेश के विभिन्न प्रकार के मात्रक। अब मन में सर ये आवेश उत्पन्न हुआ कैसे होगा? कैसे ही आ गया वस्तु के अंदर? उसी के अंदर लुकाया था तो जगा दिया कौन इसको? आवेश किसी भी वस्तु का गुण है, और ये गुण ऐसा गुण है कि किसी दूसरे वस्तु के साथ अगर जाए, वो भी आवेशित ही रहे, तो उसके साथ आकर्षण या प्रतिकर्षण करेगा। ये आवेश में ये भी गुण है कि अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करे। ऐसा हो सकता है अब अलग अलग कंडीशन में। तो भाई साहब ये उत्पन्न हुआ कैसे आवेश? आवेश उत्पन्न करने की क्या विधियां हैं? तो लिखा है कि आवेश को अगर उत्पत्ति करनी है तो 3 विधियों के द्वारा आप उत्पन्न कर सकते हैं। हमारा शरीर है, हम एक वस्तु हैं, और हमारे अंदर गुण छुपा है। हमारे अंदर क्या छुपा है? गुण। अब उस गुण को जगाने का 3 मार्ग बताया गया। आप और हम लोग ही मिलकर समझते हैं कि भाई साहब हम लोग एक इंसान हैं, हम लोग के अंदर ताकत, शक्ति, गुण, जो भी कहें, क्षमता, ये छुपा है। अब इसके ताकत को, इसके शक्ति को कैसे जगाएं? तो जगाने के 3 मार्ग। पहला कि उसको भाई घर्षण के द्वारा उसके गुण जगाइए। हमारे सर जी लोग क्लास व्लास में हम लोग को क्या करते हैं? पीटते हैं, लो स्टिक
धरो वही पहले खाओ। अब जब 2-4 हाथ मिलता है, स्टिक जब लगता है तो क्षण से दिमाग करता है, बाप रे अब जाके समझ में आएगा, अब पढ़ेंगे। तो जैसे ही हमने स्टिक मेरे ऊपर प्रयोग किया गया तो हम लोग का कुछ गुण उत्पन्न हुआ कि अच्छा ना पढ़ना चाहिए, कुछ डर आया अंदर से। तीनों बड़ा बेहतरीन मार्ग है, ध्यान रखिएगा। किसी को क्या हुआ, संचरण द्वारा, कोई जादू के द्वारा, कोनो होता है ना, कोई मिल गया, एक मूवी देखे थे, कोनो जादू आया और उसके ऊपर हाथ रख दिया, कहा कि तथास्तु बच्चे ले लो मेरा नॉलेज, सब तुम्हारे अंदर चल गया। तो जैसे ही उसको छुआ उसके अंदर गुण चला गया। तो वो हो गया संचरण द्वारा। और एक हो गया प्रेरणा द्वारा, मतलब कोई एक व्यक्ति उसको क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि देखो तुमको जीवन में ऐसे करना चाहिए, हम देख रहे हो ना पढ़ लिख करके इतना महान बन गए हैं, ये दुनिया बहुत बढ़िया है, अच्छे से पढ़ लिख जाओगे। तो ये भाई साहब देखे कि हाँ, इधर से ताके कि फलाना जी तो सही में इनका बात सही लग रहा है, तो भाई साहब इनके मोटिवेशन से ये कुछ कर सकते हैं, इनके अंदर गुण पैदा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा कहानी क्या हुआ, ये भाई साहब उसको छुए थे नहीं, मारे थे नहीं, तो कैसे इसका गुण उनमें चला गया। इसके अंदर गुण पहले ही से था, ये ध्यान रखना, ये गुण दे नहीं रहे हैं, दिलाया गया है एक ही जगह। कहाँ दिलाया है, संचरण के टाइम छुआ है हाथ से कि लो, घर्षणों में उसके अंदर से उत्पन्न करवाया, लस्टों वाला क्या उसके अंदर से उत्पन्न करवाया है। मतलब हम लोग अपने दैनिक जीवन में ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, अंदर से ही उत्पन्न कर रहे हैं, है हम लोग के अंदर छुपा हुआ शक्ति, बट कोई जगा रहा है, कोई नहीं जगा रहा है। तो ये व्यक्ति चाहिए, और इस व्यक्ति को हम लोग अपने जीवन में क्या नाम दिए हैं, गुरु का नाम दिए हैं। और जिसके जीवन में गुरु नहीं है भाई, वो बड़ा अजीब तरह का इंसान होगा, बिना गुरु का ये कहानी बड़ा अजीब होगी उसकी। तो हम लोग के अपने जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो मार्गदर्शन हो, हमारा कोई दीक्षा गुरु हो। शिक्षा गुरु तो बहुत सारे मिलेंगे, शिक्षा जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं तो, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ कुछ आपको मार्ग भी दिखा रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए, इस तरह के मार्ग पे चलना चाहिए। तो ये मेरे गुण को क्या कहेंगे, दीक्षा गुरु कहेंगे, डायरेक्शन वाले टीचर कहेंगे। एजुकेशन वाले टीचर तो तमाम लोग मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कहानी बनते हैं। तो आवेश उत्पन्न करने का भी एक पदार्थ अगर है, ये कोई पदार्थ है, तो इसके अंदर आवेश जो आएंगे, ये कितने तरीका से ही आवेश जगेंगे। इसका कोई बाहर से नहीं दिया है भाई, जगाना है तो जगाने के ये 3 साधन हैं। अब हमको लग रहा है कि हाँ ये वो साधन है जो देगा इसको, बाकी सब तो इसके अंदर से उत्पन्न कर देगा, है कि नहीं। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पहला वाला, इस पूरे क्लास का, या हम लोग जो पढ़ेंगे इस 12th में, तीनों मेथड तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि भाई साहब ऐसा पढ़ना है कि एग्जाम को भी देखना है ना, तो नॉलेज लेते रह जाएंगे तो कॉलेज में पहुंच जाएंगे। तो 3 मेथड है, हम यहाँ एक मेथड का जिक्र करेंगे। अगर आपको लगेगा कि दूसरा तीसरा भी जानना है तो कहिएगा कमेंट करके, ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन हम बता दें अपने अंदर से, हृदय से, कि पहला वाला ही बेस्ट तरीका है, इसी का हमारा ज़्यादा पढ़ाई है, यूज भी है। दूसरा तीसरा का हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न करना, यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड, समझ रहे ना। तो इंडक्शन, कंडक्शन और ये क्या था, ये फ्रिक्शन था। तो ये क्या कहता है भैया, इसमें कैसे आवेश उत्पन्न हुआ, ये पूछना है। तो कह रहा है कि जब दो अलग अलग वस्तुओं को आपस में रगड़िए, को वस्तु को दूगो, मान लीजिए 2 वस्तु कुछ यही है, ये मार्कर है, ये कागज है, लीजिए भाई रगड़ते हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं, रबिंग कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में आवेश की उत्पत्ति होगी, इस पर भी उत्पन्न होंगे, इस पर भी होंगे। अब जरूरी नहीं है कि कौन किस पे गया, वो तो भाई बात की बात है, अभी तो इस पर चर्चा नहीं हो रही है। हमको जानना है कि इसमें क्या करेंगे, तो 2 वस्तुओं को आपस में टकराएंगे, रगड़ाएंगे। अब मूड़ी टकराइए या पता नहीं आप क्या करें, ये तो आपके ऊपर है। तो भैया इसके कहानी में क्या उत्पन्न हो जाएंगे, आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। कोई पूछेगा कि घर्षण के द्वारा आवेश उत्पन्न होता है, इसका मतलब कैसे होता होगा। तो सर जी इसमें 2 वस्तु ली जाती होगी, दोनों वस्तु अलग अलग है तो बढ़िया रहेगा, एक ही जैसा है तो मामला थोड़ा अजीब हो जाएगा।
समझ रहे हैं ना। अब दोनों वस्तु अलग अलग है, एकदम रगड़िए और रगड़ते रगड़ते तब उसमें आ जाएगा आवेश। आवेश उसके अंदर लुकाया था, सोया हुआ था, यूँ समझे कि कुंभकर्ण है। उसको जगाने के लिए बहुत सारा व्यवस्था करना पड़ रहा है। हाथी बुलाइए, भोजन जुटाइए, खूब उसको मारिए, गद्दा से गए जागो जागो भाई। तो वही तरह आवेश को जगाना है, तो लुकाया है वस्तु के अंदर, जागो भाई जागो। तो कहेगा कि जगाना है तो पहले लाओ रगड़ो एकदम खूब, तो रगड़ेंगे तो जग जाएगा आवेश। जगने का मतलब यहाँ एक एग्जाम्पल दी है कि रेशम के द्वारा कांच की छड़ को जब रगड़ा जाता है तो कांच पे प्लस भैया आ जाते हैं और रेशम पर माइनस भैया आ जाते हैं। यानी एगो पे माइनस और एगो पर प्लस, दूगो जन्म ले लिए इसके अंदर से ही। देखे ना आगे ना वो गुण। अब यही गुण क्या करेंगे, आपस में करेंगे आकर्षण। इस कांच को लाएंगे इसके सामने तो खींचेगा उसको, कहेंगे वाह जादू हो गया, रगड़ने से जादू। तो इस तरीक़ा से ये कहानी हमारा क्या हुआ, बना यहाँ तक। और हम लोग को लग रहा है भाई कि जो भी पढ़ाइयाँ हमारी चल रही है, हम लोग आप थोड़ा कमेंट भी करके बताइएगा कि क्या इतना जो हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा ही, इस पर आपको संतुष्टि है कि और क्लास को लंबा लंबा हम बनाएं क्या। जैसे अभी हम जो रिकॉर्ड किए इतना टाइम का, अगर आपको लग रहा है कि सर और थोड़ा बड़ा क्लास लीजिए तो कोशिश करेंगे और हम एक घंटा और या उससे भी बड़ा करें। तो इतना अगर रहेगा थोड़ा थोड़ा, मेरे को विश्वास है कि भाई बूंद बूंद तालाब पर हमको भरोसा रहता है। अब आप लोग हैं जो बाढ़ वाले भी, मैंने वो इस ज़माने के लोग सोचते कि ये क्या ली पहाड़ टूट जाए। तो हमारा थोड़ा थ्योरी पुराना है, और पुराना अब तो आप लोग के नज़रे में है, मेरे नज़रों में तो वही है। धैर्य रखना है ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होत, माली सींचे 100 घड़ा, मौसम आए ही फल होत। यानी हमें अपने मन को याद दिलाना है कि मन भाई धीरे धीरे ही, माली जो है पानी कितना भी दे देगी लेकिन फिर भी जो मौसम आएंगे तबे तो फल होंगे ना। तो इसीलिए तो हमें उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। तो मिलेंगे आने वाले अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।